चलिए बेटा ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर कैलोरीमेट्री नाम का टॉपिक देखने वाले हैं। अब कैलोरीमेट्री मतलब होता क्या है? इट इज़ नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ हीट। मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज कैलोरीमेट्री। हीट के मेजरमेंट को आप कहते हैं कैलोरीमेट्री, है ना। जो एक जो कंसेप्ट होता है जिसकी मदद से आप हीट का मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी हीट एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में हीट कितना ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं कैलोरीमेट्री। एंड द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हीट is called as calorimeter, and the device which is used for measurement of heat is called as calorimeter. अब ऐसा है कि भाई ये कैलोरीमीटर होता कैसा है, तो चलिए देखते हैं कैलोरीमीटर होता कैसा है। आप इसका सिर्फ एक रफ डायग्राम बना के करना है आपको, इतना डिटेल लिखना नहीं। सबसे पहले एक वेसल होता है मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। तो हमने देखा ये हमारे पास एक वेसल है मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। वेसल मेड अप ऑफ कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। इस वेसल को चारों तरफ से आप वुडन जैकेट से कवर करते हैं ताकि सराउंडिंग में कोई हीट एस्केप ना हो पाए। देखो मैंने क्या किया, एक लकड़ी के जैकेट से उसको पूरा कवर कर दिया चारों तरफ से ताकि सराउंडिंग में कोई हीट एस्केप ना हो पाए। ओके, अब यहां पर छोटे से 2 होल ड्रिल किए जाते हैं। तो यहां मैंने 2 छोटे से होल ड्रिल कर डाला। अंदर होता है वाटर या एनी अदर लिक्विड। तो इस तरह से अंदर एक लिक्विड है, ठीक है। ये होल से आप डालते हैं एक स्टिरर। स्टिरर का काम होता है बार बार आप ऐसे लिक्विड को हिलाते हैं ताकि वहाँ पर जो हीट का एक्सचेंज हो यूनिफॉर्म हो सके, है ना, सिर्फ एक जगह पे ना हो। तो ये स्टिरर का काम है। और यहाँ से होता है फिर थर्मामीटर। ये होल से आप इंसर्ट करते हैं थर्मामीटर। ठीक है। अब ऐसा है कि ठीक है, आप एक हॉट ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हॉट स्फेरिकल बॉल लेते हैं, हॉट मेटल ऑब्जेक्ट। मान लो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, एकदम यहाँ से गर्माहट बाहर पूरी निकल रही है। तो एक हॉट मेटल ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप अंदर डाल देते हैं इसके, है ना। तो आप देखो पानी का टेम्परेचर, वेसल का टेम्परेचर इस हॉट मेटल ऑब्जेक्ट के मुकाबले कैसा होगा, कम होगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पर डालते हैं तो ये हॉट मेटल ऑब्जेक्ट जब अंदर आ जाता है, देखो ये क्या करेगा, है ना, हीट लॉस करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और पानी का वेसल का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो होगा क्या, धीरे धीरे, है ना, इसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा और पानी का और वेसल का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर एक बेसिक प्रिंसिपल है, हीट लॉस्ट बाय द हॉटर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, है ना। बस उसी के बेसिस पर सब कुछ है यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिखूंगा कैलोरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, कैलोरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल heat lost by hotter object is equals to heat gained by colder object. Heat lost by hotter object is equals to heat gained by colder object. तो heat lost by hotter object को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा QH, और हीट लॉस्ट बाय कोल्डर गेन्ड बाय कोल्डर ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा QC। डेल्टा QH का मतलब है हीट लॉस्ट और डेल्टा QC का मतलब क्या है, हीट गेन्ड, है ना। अच्छा ठीक है, हम लोग जाएंगे पिछले टॉपिक पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, अगर वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है। तो इस हीट लॉस या हीट गेन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मास ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ भी। जनरली ये जो कंसेप्ट है, ये कैलोरीमीटर ज़्यादातर
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि मान लो अगर मुझे इस मेटल बॉल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ, है ना। वो एग्जाम्पल में आप देख लेंगे खुद ही। अच्छा, इन द केस ऑफ कैलोरीमीटर, इन द केस ऑफ गिवन कैलोरीमीटर, अगर मैं कहूँगा ठीक है, इन द केस ऑफ गिवन कैलोरीमीटर, मैं ये फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा, देखो, मास ऑफ मेटल बॉल प्लस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल बॉल फॉल इन टेम्परेचर ऑफ मेटल बॉल, तो इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, प्लस मास ऑफ वेसल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वेसल, यानी गेन राइज इन टेम्परेचर ऑफ वेसल कह सकता हूँ मैं। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ये तीन कहाँ से आ गए? बेटा यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? एक तो ये मेटल बॉल जो गर्म एकदम है ना, बाद में वो वाटर, और आपका ये वेसल जो कि एल्यूमिनियम जो कॉपर से बना होता है। अब ऐसा है कि जब आप ये गर्मा गर्म बॉल यहाँ पर डालेंगे तो ये गरम बॉल क्या करेगा? हीट को लूज़ करेगा। गेन कौन करेगा? वाटर और ये वेसल, है ना। अगर ये वेसल नहीं होता बना हुआ, यानी सिर्फ लकड़ी का ही होता तो सिर्फ वाटर होता वहाँ पर। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि मास ऑफ मेटल बॉल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल बॉल, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल बॉल इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, प्लस मास ऑफ वेसल, क्योंकि वेसल ने भी गेन किया उसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल एंड राइजिंग टेम्परेचर ऑफ वेसल। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लिख लीजिए, कैलोरीमीटर का लिख लीजिए पूरा। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं मिक्स्ड कंसेप्ट के होते हैं, मगर ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे ये टॉपिक, देखो आपने खुद देखा कि इस टॉपिक में पिछले टॉपिक का नॉलेज आ गया, कैलोरीमेट्री में, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया वहाँ पे, अपन ने कल देखे नहीं थे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? डेल्टा क्यू एम अपॉन डेल्टा टी अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो ये वाला फॉर्मूले का यूज़ आ गया यहाँ पे, है कि। अब ऐसा है कि आप आगे क्या देखेंगे कि लेटेंट हीट का जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा मैं, टॉपिक पढ़ाऊंगा जो मैं, तो ये टॉपिक प्लस कैलोरीमेट्री का टॉपिक प्लस वो टॉपिक मिला के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहले तो आज तो हम सिर्फ इसी टॉपिक पे फोकस करेंगे और इसी टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक ये लेफ्ट साइड का हो चुका होगा आपका। चलिए, तो ये इस पर कुछ हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि हमको आइडिया आ जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। टेन ग्राम ऑफ वाटर at 70 degrees Celsius is mixed with 5 gram of water at 30 degrees Celsius. Find the temperature of the mixture in equilibrium. Find the temperature of mixture in equilibrium. चलिए, उधर का हो गया सभी का। तो जो दो मटेरियल आपस में मिक्स किए हैं वो सेम ही है, वाटर ही है ना। हॉट वाटर को आपने कोल्ड वाटर के साथ मिक्स किया है, तो हॉट वाटर क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा, और कोल्ड वाटर क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा। तो मैं लिखूंगा बाय प्रिंसिपल ऑफ
कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। अच्छा, हीट, इसको फिर मैं क्या लिखूँगा, मास ऑफ हॉट वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट वाटर, और डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। फिर बाद में मास ऑफ कोल्ड वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर। आया समझ? अब ऐसा है, देखो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड वाटर है, तो वाटर ही, और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहे हॉट हो या कोल्ड हो, कैसा होता है, सेम होता है ना बेटा। ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, मास ऑफ हॉट वाटर। तो मास ऑफ हॉट वाटर कितना है आपका, नहीं हाँ 10 ग्राम है, 10 ग्राम। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, पहले टेम्परेचर कितना था उसका, 70 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर का। ठंडे पानी के साथ मिक्स करने पर वो क्या होगा, डाउन होगा, और ठंडे पानी का और गर्म पानी का आखिर में एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा, है कि नहीं। मान लो वो कॉमन टेम्परेचर कितना है, कैपिटल टी है, मान लो वो कॉमन टेम्परेचर कितना है, कैपिटल टी है। तो मैं कहूँगा फिर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर क्या हुआ बेटा, 70 माइनस कैपिटल टी बोल सकता हूँ मैं। समझ में आया क्या, है ना। फिर उसके बाद इसी तरह से मास ऑफ कोल्ड वाटर, तो बोले मास ऑफ कोल्ड वाटर कितना है, 5 ग्राम्स। ओके, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, हमने बोला ठंडे पानी का टेम्परेचर कितना था पहले, 30 डिग्री से। गर्म पानी उसमें मिक्स करने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। ठंडे पानी का टेम्परेचर बढ़ा होगा ना, गर्म पानी का टेम्परेचर कम हुआ होगा, ठंडे पानी का टेम्परेचर बढ़ा होगा, और बाद में बढ़कर वो कॉमन टेम्परेचर जो उनका था टी, वहाँ तक पहुँच गया होगा। तो मैं इसको लिखूँगा टी माइनस 30। भैया ये सीक्वेंस समझ में आना, याद रखना, क्योंकि 70 बड़ा है टी से, इसीलिए 70 माइनस टी, और ये टी 30 से बड़ा है। अरे भाई ठंडे पानी मिक्सचर का टेम्परेचर जो रहेगा, या फिर मैं चलो ये एम डाल देता हूँ, मिक्सचर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का जो टेम्परेचर रहेगा 70 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा और 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा, इसीलिए 70 माइनस टी और टी माइनस 30। अब आगे 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, करो आगे कैलकुलेशन। टू को करो अंदर मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ा 14 होता है, तो 140 माइनस 2 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस 30 को ला लो इधर, 140 प्लस 30 और 3 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 170 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब 170 डिवाइडेड बाई 3 देखो कितना होता है, हाँ 36 पॉइंट ना, 56 कि 36, 56 मेरे इसमें 36 क्यों लिखा हुआ है फिर, 36.6 सॉरी 56.6 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट, two liquids, capital A and capital B, are at 32 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. When mixed in equal masses, the temperature of mixture is found to be 28 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान है, देयर स्पेसिफिक हीट्स आर इन द रेशियो। स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो क्या आएगा वो पूछा है इसने।
बहुत आसान, खूब सरस। टू लिक्विड्स ए एंड बी आर एट 32 डिग्री सेल्सियस एट 24 डिग्री सेल्सियस। ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, बी का टेम्परेचर कम है, तो ए क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, और बी क्या करेगा, हीट गेन करेगा। उसने मिक्सचर का भी टेम्परेचर दे दिया है कि 28 डिग्री सेल्सियस आ रहा है मिक्सचर का। दूसरी बात, आपका मासेस दोनों का सेम बोला है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या आएगा, चलो बताओ। हीट लॉस्ट बाय कैपिटल ए इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कैपिटल बी। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए, फॉल इन टेम्परेचर ऑफ ए, मास ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी, राइज इन टेम्परेचर ऑफ बी। करेक्ट, 1:1 है ना। तो हम लोग कहेंगे भैया मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए, mass of B, specific heat capacity of B, change in temperature of B। मास तो दोनों का सेम है तो कैंसिल हो गया। एस ए का रेशियो निकालना है, डेल्टा टी ए क्या आएगा, पहले टेम्परेचर कितना था उसका 32 डिग्री सेल्सियस, बाद में कितना हो गया, मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है 28, तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ आया, 32 से 28 पे आया। ये समझ में आया ना कि ए का टेम्परेचर पहले कितना था, 32 डिग्री सेल्सियस था, कहाँ गए, हाँ ये 32 डिग्री सेल्सियस था, मैं ना आपने ये इसके साथ मिक्स करने पे मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो गया 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो टेम्परेचर 32 से 28 पर आ गया, तो 30 चेंज इन टेम्परेचर 32 - 28। सिमिलरली बी का टेम्परेचर कितना था 24, बढ़कर वो 28 हो गया, तो वो 28 - 24 हो गया। अब 32 - 28 कितना होता है 4, तो एस ए मल्टीप्लाई बाय 4, एस बी मल्टीप्लाई बाय 4, 4 गेला एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू हाउ मच 1:1 एंड दैट्स द आंसर। भारी हो, इसमें इंक डाल दो अमजद, इंक डालो, मैं ब्लैक भी दे रहा लिख कर, उसमें भी डाल देना ही। चलो आई होप आप ये वाला करेंगे सॉल्व। A beaker contains 200 gram of water. The heat capacity of which is equal to 20 ग्राम ऑफ वाटर। वो तो सेम ही रहेगा, वाटर है ना, ठीक है। आगे द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बीकर is 20 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये 20 ग्राम ऑफ, ये रुक के लिखना ज़रा क्वेश्चन, अगर नहीं लिखे होंगे तो मैं पूरा लिखने दो पहले, इसमें कुछ गड़बड़ क्वेश्चन में। इफ़ 440 ग्राम ऑफ वाटर
एट, ये क्वेश्चन मत देखना मेरे को, हाँ मेरे बुक में शायद गलत देखा भाई, ऑफ हॉट वाटर at 92 degrees Celsius is poured in it. The final temperature will be nearest to, first option 58 degrees Celsius, second option 68 degrees Celsius, option 73 degrees Celsius, last option Celsius. A beaker contains 200 gram of water. The heat capacity of which is equal to 20 gram of water. मतलब heat capacity of beaker is equals to mass of beaker water. अच्छा ऐसा है, घुमा के दिया उसने होशियार। चलो बहुत अच्छे से घुमा के दिया इसने अपने को। ये इसकी वैल्यू, सबसे पहले मैं एक वैल्यू को लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अ बीकर कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ वाटर। बीकर में कोल्ड वाटर था जिसकी वैल्यू थी 200 ग्राम, तो मैं यहाँ लिखूँगा मास ऑफ कोल्ड वाटर, वो कितना था 200 ग्राम, ठीक है। द हीट कैपेसिटी ऑफ विच, मतलब किसका, बीकर का हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 20 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, हीट कैपेसिटी ऑफ बीकर जो है वो 20 ग्राम ऑफ वाटर के बराबर है। मतलब क्या, हीट कैपेसिटी ऑफ बीकर, है ना। अब हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आप बोलेंगे, देखो आपका जो हीट कैपेसिटी था और उसको अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से कंपेयर करूं तो ये ऐसा आएगा, एम इन टू एस। बोले कैसे, देखो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है, सही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी है ना। अब एम को ला लो इधर, एम इंटू स्मॉल एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना। अब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या है, वो तो कैपिटल एस हो गया फिर, है ना। तो ये हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये समझ में आया, हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसने बोला है बीकर का हीट कैपेसिटी, बीकर का हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो मैं बोलूँगा इट इज इक्वल टू 20 ग्राम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, है ना। अच्छा ठीक है, चलो मान गए। अब बाद में आपने क्या किए, बोले कि देखो दोनों मिक्सचर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है ना। मतलब बीकर का भी टेम्परेचर और कोल्ड वाटर का भी टेम्परेचर कितना है आपका बेटा, 20 डिग्री सेल्सियस है। आया समझ में। फिर आपने क्या किए, उसमें गर्मा गर्म पानी डाले जिसका टेम्परेचर 92 डिग्री सेल्सियस था, ओके। और वो पानी कितना था, 440 ग्राम। तो मैं बोलूँगा मास ऑफ हॉट वाटर कितना है, 440 ग्राम। अच्छा ठीक है, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर क्या आएगा, और 92 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे ठीक है, आप कहीं कोने में लिख के रख लो पहले क्वेश्चन में, ये सही है क्वेश्चन, गलत नहीं है। आप पूरा ऐसा कहीं साइड में लिख कर रख लो, ये पूरा कंसेप्ट मैं मिटा रहा क्योंकि उसको। ये कैपिटल ऐसे याद रखना, ये स्मॉल ऐसे। चलो हो गया, चलो। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, अब आप प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा सकते हैं। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर
इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय बीकर, है ना। हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर, जो गर्म पानी जब आपने मिक्स किया तो वो हीट लूज करेगा। कौन कौन गेन करने वाला है? कोल्ड वाटर, और साथ ही साथ बीकर भी गेन करेगा उस हीट को। अच्छा ठीक है, मैं बोलूँगा हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर क्या रहेगा? मास ऑफ हॉट वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। अच्छा, हीट लॉस ऑफ कोल्ड वाटर क्या रहेगा? तो मास ऑफ कोल्ड वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड वाटर प्लस चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर प्लस मास ऑफ बीकर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बीकर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बीकर। अब मास ऑफ हॉट वाटर कितना है ना? तो मास ऑफ हॉट वाटर, सॉरी ये हॉट वाटर है ना, 440 ग्राम, तो 440 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट वाटर 1 कैलोरी। चेंज इन टेम्परेचर, बोले देखो टेम्परेचर इसका 92 था, बाद में मिक्सचर का टेम्परेचर T हो जाएगा, तो 92 माइनस कैपिटल T, ये समझ में आया ना? 92 माइनस कैपिटल T लिखा, तो एक मैं इधर से लिखता हूँ थोड़ा। मास ऑफ हॉट वाटर 440, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी, चेंज इन टेम्परेचर 92 माइनस कैपिटल T, ठीक है। अब इसके बाद फिर मास ऑफ कोल्ड वाटर कितना दिया हुआ है आपको? 200 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद मास ऑफ हॉट वाटर इज 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो 1 ही रहेगा। और इसका टेम्परेचर, दोनों का कॉमन टेम्परेचर पहले कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस, तो T माइनस 20 प्लस, है ना। अब मास ऑफ बीकर, या फिर जो बोलूँगा MB प्लस SB जो दिया हुआ है आपको, हीट कैपेसिटी दिया हुआ है ना आपको, यानी MB SB की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको यहाँ पर? MB SB की वैल्यू 20 इंटू SW, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 1 और अगेन T माइनस 20, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम था। ये समझा क्या? क्योंकि हमारे पास MB SB की वैल्यू है वो। चलो ठीक है भाई, मान लिया, फिर आगे क्या करो? इसको मल्टीप्लाई, अगर पूरी इक्वेशन को मैं 20 से डिवाइड कर डालूँ, पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर डालूँ, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 22 92 माइनस T, और ये हो जाएगा 10 T माइनस 20, और ये हो जाएगा जस्ट T माइनस 20। चलो आगे का आप सॉल्व करें, बताओ मुझे T की वैल्यू क्या आ रही है? आप सॉल्व करो, मुझे बताओ T की वैल्यू क्या आ रही है? 68, करेक्ट आंसर। (68 डिग्री सेल्सियस). इधर का हो चुका है ना सबका? A question coming from NCERT. A geyser heats water flowing at the rate of 3.0 liters per minute. From 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. Full stop. If the geyser operates on a gas burner, what is the rate of combustion of fuel
of combustion of fuel is 4.0 into 10 raised to power 4 joule per gram. A geyser heats water flowing at the rate of 3 liters per minute. ठीक है, at from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. The geyser operates on a gas burner. ठीक है, तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 3 liters. फिर उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, वाटर बोल के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल जाता। What is the rate of combustion of fuel? Combustion, if the heat of combustion is, चलो हो गया। तो ये वाला मुझे सॉल्व करके बताना पड़ेगा, आपको नहीं जमेगा। सॉल्यूशन, तो हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, a geyser heats water flowing at the rate of 1 liters per minute. वॉल्यूम डेल्टा Q, जैसे कि हम जानते हैं MS डेल्टा T होता है। तो अगर मैं बोलूँगा हीट सप्लाइड हो, जहाँ सा हो सकता है, बेटा दरवाज़ा बंद कर लो। डेल्टा Q इज़ हीट सप्लाइड। अगर मैं इसको टाइम से पर मिनट से डिवाइड करा दूँ, डेल्टा Q अपॉन T, या फिर डेल्टा Q इज हीट सप्लाइड पर मिनट, देन M इज mass of water that gains heat per minute। ठीक है, तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर दैट गेन्स हीट पर मिनट इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एस इंटू डेल्टा T, और जहाँ पे आपका V क्या हो जाएगा, अभी लिखना मत रुको इसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट गेन्स हीट पर मिनट। इधर का हो गया पुराना वाला, फिर उसके बाद अगर हम कहेंगे डेल्टा Q इज इक्वल्स टू, वाटर है तो वाटर की डेंसिटी 10⁻³ होती है, वॉल्यूम दिया गया है 3 लीटर्स, 3 इंटू 10⁻³ होता है, फिर तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2, टेम्परेचर को 27 से 77 तक ला के गया, तो 77 माइनस 27 हो जाएगा 50, 77 माइनस 27 इज़ 50। अब यहाँ 3 इंटू 10⁻³ कैसे आया, वन लीटर, हाँ, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल जल रहा है पर मिनट,
if the geyser operates on a gas burner, what is the rate of combustion of the if its heats of if its heat of combustion is if its heat of combustion is क्या था वो नंबर 4.0 इंटू 10⁴ जूल पर किलोग्राम 4.0 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम। ये हीट कितनी तेज़ी से जल रहा है, जो फ्यूल कितनी तेज़ी से जल रहा है वो दिया हुआ है, यानी कितनी तेज़ी से हीट सप्लाई हो रहा है हमको पता लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, अ गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर्स पर मिनट। अब मसला ये आ जा रहा है कि यहाँ ये कैंसिल होकर सिर्फ 3 आता, आंसर में 3 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है, जबकि ये वॉल्यूम है, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अच्छा बराबर ना, ये 4.2 इंटू 10⁻³ होता है ना इंटू 50 बराबर था 4186 है ना एसआई सिस्टम में, 4200 लिख सकते हैं अपन। देखो इधर डेल्टा क्यू क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डेल्टा क्यू होता है हीट सप्लाइड, है ना, मगर मैं यहाँ पर डेल्टा क्यू को क्या मान के चल रहा हूँ, हीट सप्लाइड पर मिनट। एम क्या होता है, वो मास जो हीट सप्लाई कर रहा है ना, तो मास ऑफ वाटर दैट, ठीक है चलो, मास ऑफ वाटर दैट गेन्स हीट पर मिनट, तो जो हीट गेन कर रहा है उसका मास, है ना। आपका जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा गीज़र का, वो हीट सप्लाई कर रहा होगा, है ना। गीज़र होता है हमारे घर में, कॉइल होता है उसके अंदर, है ना, आप वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कॉइल गर्म होता है, उस कॉइल के अंदर से क्या फ्लो होता है, पानी, तो वो कॉइल गर्म करके क्या करता है, हीट सप्लाई करता है, और उसमें से फ्लो होने वाला पानी क्या करता है, वो हीट को गेन करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हीट सप्लाइड पर मिनट है बाय द इलेक्ट्रिक सप्लाई, और ये क्या है, हीट गेन्ड बाय वाटर पर मिनट है। अगर इसको पर मिनट बोला तो ये भी सब क्या होगा, पर मिनट होगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, ये हीट गेन्ड बाय वाटर पर मिनट, तो ये m क्या होगा, मास ऑफ वाटर दैट गेन्स हीट पर मिनट, ये क्या होगा, मास ऑफ वाटर दैट गेन्स हीट पर मिनट। s क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और डेल्टा t क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर। अब ऐसा है कि ठीक है, मैं ये सारी वैल्यूज SI सिस्टम में डालने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि मेरे को जो ये दिया हुआ है, वो वाटर जो हीट गेन कर रहा है पर मिनट में, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है। तो मास को क्या लिखूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अच्छा ठीक है, डेंसिटी क्या है, 10⁻³, वॉल्यूम क्या है, 3 लीटर्स, लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 4.186 इंटू 10⁻³ जूल होता है। 4.186 याद होगा, 41860 था, तो 4.186 इंटू 10⁻³, जिसको अप्रोक्सीमेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.2 इंटू 10⁻³। और आपका रेज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, पहले टेम्परेचर कितना था वाटर का, 27 डिग्री सेल्सियस है, गीज़र ने बढ़ा के उसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 77 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये पूरा कैलकुलेशन करो, पता लगाओ कि हीट लॉस्ट बाय वाटर पर मिनट क्या आएगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, हीट लॉस्ट बाय वाटर पर मिनट निकालने के लिए इसका कैलकुलेशन करेंगे, और इसका जो कैलकुलेशन आने वाला है, इट विल बी 6.3 इंटू 10⁵ जूल पर मिनट। ये क्या होगा, 6.3 इंटू 10⁵ जूल पर मिनट। ये इतना हीट सप्लाई हुआ, या इतना वो हीट कंज्यूम किया वाटर ने पर मिनट। अब हमसे सवाल में क्या दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन में हमको जो समझना है, हमको क्या दिया गया है कि हमको ये पूछना रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, कि फ्यूल कितनी तेज़ी से जल रहा है ना, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, कैपिटल R इज इक्वल्स टू, तो मैं इसको लिखूंगा हीट सप्लाइड पर मिनट, हीट सप्लाइड पर मिनट डिवाइडेड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल पर यूनिट मास, कंबशन ऑफ फ्यूल पर यूनिट मास। अच्छा ठीक है, हीट सप्लाइड पर मिनट कितना है मेरे पास, तो वो है 6.3 इंटू 10⁵ जूल पर मिनट। ठीक है भाई, मान लिया। और यहाँ पर अगर मैं कहूँगा रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल कितना है यहाँ पर, तो बोले नहीं, रेट ऑफ सिर्फ कंबशन ऑफ फ्यूल कितना है इन टर्म्स ऑफ मास। मैं बताता हूँ आपको ये सारी चीज़ें, पहले आप लिखे थे 5.0 इंटू 10⁻⁴ जूल पर ग्राम, तो 5.0 इंटू 10⁻⁴ जूल पर ग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6.3 को डिवाइड बाय 4 करेंगे इंटू 2,
फिर ये हो जाएगा ग्राम पर मिनट। अच्छा ज़रा मुझे ये बताइएगा 6.3/4 कितना होता है कैलकुलेशन? सिक्स 6.3 डिवाइडेड बाय 4, हम्म 1.575। तो 1.575 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 15.75 ग्राम पर मिनट। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। चलिए अब देखिए, समझिए इस बात को। यहाँ क्या पूछा है, हम सादी भाषा में हम लोग ये बोलेंगे कितना ग्राम जो है 1 मिनट में जल रहा है, कितना ग्राम फ्यूल का 1 मिनट में जल रहा है। तो उसने क्या पूछा, फ्यूल का क्या पूछा उसने? मास, 1 मिनट में कितना जल रहा है। अब हमको दिया क्या, हमने पहले क्या चला है ना, यहाँ हमने पहले ये जो कैलकुलेट किए यहाँ पर डेल्टा क्यू जो निकाले, ये डेल्टा क्यू क्या था यहाँ पे? तो शुरू में मैंने बता दिया था हीट सप्लाइड पर मिनट, है ना, या हीट सप्लाइड पर मिनट बोलो, हीट कंज्यूम्ड पर मिनट बोलो, क्योंकि जो हीट सप्लाई होती है उतना हीट गेन होता है आपका, है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि भैया पानी ने 1 मिनट में कितनी हीट एब्जॉर्ब किया आपका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 27 से 77 डिग्री सेल्सियस में। बात समझ में आ रही क्या? डेल्टा क्यू क्या है कि पानी ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया पर मिनट अपना टेम्परेचर उतना बढ़ाने के लिए, दिए गए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया। मगर आपका यहाँ अटका होगा कि ये क्या हुआ अचानक से सर ने ये क्या कर डाले। मैं बोलूँगा यूनिट पे गौर करो आप, यूनिट से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। यहाँ ये क्या बोल रहा है कि भाई देखो आपको कितनी हीट आपने गेन किए या कितनी हीट आपने खर्च किए, हीट 1 मिनट में, है ना। और यहाँ क्या बताता है, ये वैल्यू क्या बताता है कि 1 ग्राम के मास ने कितनी हीट एब्जॉर्ब किया, 1 ग्राम के मास ने कितनी हीट एब्जॉर्ब किया। ये क्या बता रहे हैं कि इफ इट्स हीट ऑफ कंबशन इज 4.0 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम, मतलब ये कहना ये चाहता है कि 1 ग्राम का मास कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, मतलब ये है कि 1 मिनट में उस ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट एब्जॉर्ब किया और 1 ग्राम के मास ने कितनी हीट एब्जॉर्ब किया। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो जूल जूल क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, ग्राम चले जाएगा ऊपर, मिनट आ जाएगा नीचे। मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में कितना मास जो है आपका जल रहा है फ्यूल का, 1 मिनट में फ्यूल का कितना मास जल रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग वही कहेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15.75, जो कि इस तरह से दिया हुआ है। लिख लो, जेई के हिसाब से अच्छा ही है। बाहर जाके आ जाओ, वो खोल नहीं सकते, फिर इधर का पूरा चला जाएगा विजन। आप बाहर जाके आ जाओ ना, एक राउंड मार के आ जाओ बाहर से। ये आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का, ये भी एनसीईआरटी का है। A 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminium block of mass 8.0 kilogram. Full stop. How much is the rise in temperature of the block in 2.5 minutes, assuming 50% of power is used up in heating the machine itself or lost to the surroundings. Specific heat of aluminium is equals to 0.91 joule per gram per degree Celsius. Sure.
भैया ऐसा है, पावर ऑफ ड्रिलिंग मशीन 10 किलोवाट यानी 10 रेज़ टू पावर 4 वाट। पावर ऑफ ड्रिलिंग मशीन 10 किलोवाट रेज़ टू पावर 4 वाट। मास ऑफ ब्लॉक कितना दिया हुआ है, 8 किलोग्राम। मास ऑफ ब्लॉक इज 8 किलोग्राम। हाउ मच राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक आपको पता लगाना है कितनी देर में, 2.5 मिनट। Assuming 50% of the power is used up in heating the machine. Heat gain is equal to 50% of heat या energy supplied. 50% of energy supplied. Our specific heat capacity of aluminium is 0.91 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी 910 जूल पर 0.91 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पुराना हो गया लिखना, पूरा हो गया। देखो इधर क्या दिया हुआ है कि आपकी एक ड्रिलिंग मशीन है। ड्रिलिंग मशीन देखो, आपका ये जो अपन लगाते हैं प्लग में, वो पावर यूज़ करती है उसका, और वो होल ड्रिल करती। तो जब वो होल ड्रिल कर रही, तो जब वो होल ड्रिल करती तो उसमें दो काम होता है। एक तो वो क्या वर्क कर रही है, होल ड्रिल करके एक वर्क कर रही है। दूसरा क्या होता है कि हीट जो है, वो जो उसको एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी थोड़ा सा लूज़ करती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। तो इसने क्या बोला कि वो जो ड्रिलिंग मशीन है वो अपनी आधी एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज़ कर दे रही है। आधी एनर्जी जो क्या करी, हीट के फॉर्म में लूज़ कर दे रही है। यहाँ लिखा हुआ है, अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 किलोग्राम, है ना। आप 10 किलोवाट की ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं एक छोटे से छेद को होल्ड करने के लिए एल्यूमिनियम ब्लॉक में, जिसका मास 8 किलोग्राम है। हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर, उसने पूछा राइज इन टेम्परेचर कितना होगा ब्लॉक का 2.5 मिनट्स में। 2.5 मिनट्स, 2.5 मिनट्स तो बोले तो कितने सेकंड होगा, 60 से मल्टीप्लाई करो, 120 और 30, 150 सेकंड हो जाएगा, 150 सेकंड्स। तो 150 सेकंड्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि 150 सेकंड्स में कितनी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप ये मान के चलो कि 50% ऑफ जो पावर आप सप्लाई कर रहे हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है हीट को गेन करने के लिए, यानी हीट के फॉर्म में वो लॉस हो रहा है। बाद में उसने बोला कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 0.91। तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा, देखो हीट गेन डेल्टा क्यू गेन बाय एल्यूमिनियम ब्लॉक इज इक्वल्स टू 50% ऑफ एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड 50% ऑफ एनर्जी सप्लाइड। 50% यानी कि 1/2 और पावर इनटू टाइम। एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में आपने पढ़े हैं, पावर इनटू टाइम। तो हाफ ऑफ पावर कितना दिया हुआ है आपको, 10⁻⁴। टाइम कितना दिया हुआ है आपको 150। 150 का आधा कितना होता है 75, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁴ जूल। 75 इंटू 10⁻⁴ जूल। चलो ठीक है, 75 इंटू 10⁻⁴ जूल। ये मेरे पास हीट गेन आ गया। अब ये हीट गेन को मैं लिखूंगा अपने फॉर्मूले से, आपके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला। हीट गेन इज इक्वल्स टू मास ऑफ लीड ब्लॉक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लीड ब्लॉक राइज इन टेम्परेचर। देखो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू एस। डेल्टा क्यू कितना है 75 इंटू 10⁻⁴। मास कितना है इसका 8 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है 0.91 इंटू 10⁻+3। अब देखो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कितना आता तो मैं आपको बता देता डायरेक्ट आंसर इसका। इसका आंसर 103 आएगा, 103 डिग्री सेल्सियस। दिस इज डेल्टा टी, 103 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स मेरे पास ख़त्म होते हैं। और अगला जो आएगा हमारा चेंज ऑफ स्टेट, एक बड़ा टॉपिक आएगा आप सामने, वो हम लोग कल लेंगे। कल साथ ही साथ आपको DPP3 बताना, अभी मिली ना, बताओ। या इसमें लेटेंट हीट भी आ गया। DPP3 के लिए रुकना पड़ेगा आपको थोड़ा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो लेटेंट हीट के क्वेश्चंस भी है इसमें। आगे का टॉपिक होने के बाद ही कवर होगा वो।